आज का जो लेक्चर है वो 5th लेक्चर है हमारे सिलेबस रिवीजन की सीरीज में। और आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश पेडागोजी पर बात करेंगे इंशाल्लाह। अब तक जो भी थियोरेटिकल पार्ट था वो हम कवर कर चुके, यानी बुनियादी चीज़ें जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक है ना, कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ हैं इंग्लिश को लेकर, वो चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली है। और ये चीज़ें अगर आप जहन में रख कर पुराने पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हद तक है ना उसमें फ़ायदा होगा। और आज के लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, जो लास्ट लेक्चर है पॉसिबली, उस लेक्चर में हम पिछले टेट्स में जो सवाल पूछे गए हैं उसको हम है ना टेकअप करेंगे और उसको स्पॉट पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए। तो आज के इस लेक्चर में जो चीज़ें ज़ेर बहस आएगी, जो उन्वानात जो ज़ेर बहस आएंगे, उसमें लैंग्वेज स्किल्स हैं, रीडिंग, लिसनिंग, और फिर फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स में ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है, वॉवल्स, कॉन्सोनेंट्स है, और वो वॉवल्स में मोनोफ्थॉन्ग, डिफ्थॉन्ग्स है, और उसके बाद फोनीम्स, एलोफोन, ठीक है, फिर वर्ड स्ट्रेस वगैरह। और उसके बाद अगर मौका रहा तो हम ग्रामर पे बात करेंगे, प्रिस्क्रिप्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। ठीक, तो जी, तो हम आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह। चलिए, तो इंग्लिश लैंग्वेज जैसे किसी और लैंग्वेज की तरह, दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उसकी तरह एक ऐसी स्किल है जिसमें 4 है ना सब स्किल्स पाए जाते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ये 4 स्किल होते हैं। कौन से है? इसको हम LSRW भी कहते हैं। LSRW, ये 4 है, राइट। माहिरीन का मानना है कि अगर आप किसी लैंग्वेज को बोलना चाहते हैं या उसका बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको है ना लिसन करना पड़ेगा, राइट। तो ये अगर आप एस में महारत चाहते हैं तो आपको एल पे काम करना पड़ेगा, और अगर आप राइटिंग में महारत चाहते हैं तो आपको रीडिंग करना पड़ेगा। ये चीज़ें जनरली माहिरीन मानते हैं। जी, लैंग्वेज में 4 बुनियादी स्किल्स हैं, LSRW। जब हम कहते हैं कि कोई आदमी लैंग्वेज में माहिर है, एक एक्सपर्ट है, राइट, तो उसका मतलब ये होता है कि वो LSRW में माहिर है। और अगर हम कहते हैं कि कोई बंदा मिसाल के तौर पर अंग्रेजी जानता है, उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आप उसकी अंग्रेजी सुनकर आप इम्प्रेस होते हैं, तो उसका मतलब वो है, ये है कि वो स्पीकिंग में फ्लुएंट है ना। यस सर। हाँ, तो अगर कोई बंदा है ना अगर अच्छा सुनता है ना, तो वो अटेंटिव लिसनर है। कौन सा है? अटेंटिव लिसनर। ये एडजेक्टिव्स भी आप याद रखिए। लिसनिंग के साथ हम अटेंटिव कहते हैं अच्छे लिसनर को, और स्पीकिंग के साथ जिसको अगर अच्छा बोलना आता है तो इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? फ्लुएंट कहते हैं। और रीडिंग है तो वो क्या है? वोरेशियस। वोरेशियस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? वोरेशियस। वोरेशियस। और वैसे अगर राइटिंग है तो क्या कहते हैं उसे? फ्लेयर। तो ये भी आप है ना जहन में रखिए कि लिसनिंग में जो एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है अच्छी लिसनिंग, अच्छी स्पीकिंग के लिए, स्पीकिंग में जो अच्छी स्पीकिंग के लिए एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, वो क्या है? फ्लुएंट स्पीकर, राइट। और रीडिंग में अगर वो बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला है, तो वो वोरेशियस रीडर है। और राइटिंग में अगर उसकी बहुत अच्छी पकड़ है तो वो क्या है? फ्लेयर है। राइटिंग में क्या है? उसे फ्लेयर ये कहते हैं। और स्पीकर अगर सुनने में अच्छी उसकी सलाहियत है तो वो अटेंटिव स्पीकर, लिसनर है। तो ये 4 स्किल होते हैं किसी भी लैंग्वेज में। यानी बुनियादी तौर पर हम जब कहते हैं कि लैंग्वेज में पकड़ है तो ये 4 में से किसी न किसी एक या हाल में पकड़ है। अगर आप चले जाइए मिसाल के तौर पर टाइफल में चले जाएंगे, राइट, या फिर है ना आईएल्ट्स में चले जाएंगे, राइट, या आप है ना डुओलिंगो में चले जाएंगे। ये क्या है? ये इंग्लिश टेस्टिंग सर्विसेज,
क्या है ये वो सर्विसेज है जिससे आपकी ये जो टेस्ट है या ये सर्विसेज है जिसके जरिए से आपके इंग्लिश को की महारत को जांचा जाता है। या ये भी आप याद रखिए, टॉयफल है, आईएलटीएस है और डुओलिंगो, ये 3 पॉपुलर है। ये वो टेस्ट है जो आपकी प्रोफिशिएंसी जो है लैंग्वेज में, क्या कहते हैं, प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए 3 में से किसी एक एग्जाम में आपको अपीयर होना है और ये साबित करना है कि आप वो लैंग्वेज अच्छी जानते हैं नहीं जानते। तो इंग्लिश के लिए 3 तो ग्लोबल लेवल पे रेपुटेशन के हिसाब से टॉफल नंबर 1 है। प्लीज आप अपने सर इसका फुल फॉर्म क्या? चलिए, तो टॉफल, आईएलटीएस और डुओलिंगो, ये 3 चलिए तो ये 3 टेस्टिंग सर्विसेज है, लैंग्वेज टेस्टिंग सर्विसेज है जो आपकी प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। सीक्वेंस टॉफल, आईएलटीएस, डुओलिंगो, ये 3 है ना, रेपुटेशन की सीक्वेंस में मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। सर ये जो जी LSRW जो हो रहे हैं आप, कोई लोग LRSW भी बोलते हैं, मतलब कुछ चलता नहीं, LSRW इसलिए है कि इंसान जो सीक्वेंस से सीखता है लैंग्वेज स्किल्स वो यही है, SLSR। पहले वो लिसनिंग सीखेगा, वो लिसनिंग से उसको बात करने आएगा और फिर एडवांस लेवल पे जाके फिर वो स्क्रिप्ट सीखेगा, है ना, उसके बाद फिर वो राइटिंग में आएगा। सो LSRW ये एक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस पे स्किल्स आदमी सीखता है, इंसान सीखता है, इंसान का बच्चा सीखता है। आप अपने घर में यात्रा आप कभी गौर कीजिए कि बच्चा पहले जब दुनिया में आता है तो वो क्या पहले राइटिंग सीखता है या रीडिंग सीखता है या स्पीकिंग सीखता है या लिसनिंग सीखता है? लिसनिंग। पहले वो माँ की जुबान सुनता है, उसके बाद फिर उसे बोलना शुरू करता है, फिर एक स्टेज में आने के बाद उसको प्रूफ की शनाख्त की कराई जाती है जहाँ से वो रीडिंग करना सीखना शुरू करता है और साथ साथ राइटिंग आती है। ठीक, तो ये सीक्वेंस है, आप इसको इधर उधर नहीं कर सकते। LSRW आप इसको याद रख लीजिए। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी, राइट, इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी जांचने के लिए 3 बड़े टेस्ट पाए जाते हैं दुनिया में फिलवक्त, और वो है टॉयफल, आईएलटीएस और डुओलिंगो। तो टॉयफल सबसे ज्यादा रेप्यूटेड है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। उसके बाद सेकंड आईएलटीएस है, ये भी डिफिकल्ट है लेकिन टॉयफल तो उतना डिफिकल्ट नहीं है, डुएबल है। और इंडिया में और दीगर ममालिक में इसको ब्रिटिश काउंसिल चलाती है, राइट। ये तो अमेरिका की तरफ से है, अमेरिकन डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये टॉयफल जो है ब्रिटिश काउंसिल चलाती है। ये कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो चलाती है, मेरे ख्याल से मोस्ट लाइकली कनाडा। जी सर, हम लोग जो इंग्लिश फॉलो करते हैं वो ब्रिटिश काउंसिल की इंग्लिश है सर? नहीं, ब्रिटिश काउंसिल की कोई इंग्लिश नहीं है एज सच। इंग्लिश की जो वेराइटीज है वो 2-4 बहुत दोनों पॉपुलर हैं। सबसे पहले जो है उसको कहते हैं RP, राइट। ये भी आप याद रखिए, इसको कहते हैं रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। क्या कहते हैं? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। हाँ, रिसीव है ना। ये है, इसको कहते हैं हम ब्रिटिश वैरायटी। क्या कहते हैं? ब्रिटिश। हम आप सुने होंगे ब्रिटिश एक्सेंट या ब्रिटिश इंग्लिश बोलते, तो उसका एक्चुअल नाम क्या है? RP है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। उसके बाद है अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन या अमेरिकन एक्सेंट भी बोलिए आप, बात एक ही है। ठीक है, एक्सेंट बोलिए या प्रोनाउंसिएशन बोलिए, बात एक ही है। ये एक वैरायटी है। तो ये एक इंग्लिश की एक वैरायटी है, ये सेकंड वैरायटी है। एक और वैरायटी है जिसको है ना ऑस्ट्रेलियन वैरायटी बोलते हैं, राइट। ये वैरायटीज हैं अलग अलग, इंग्लिश की अलग अलग वैरायटीज हैं। तो ग्लोबली ज्यादा चलने वाली RP है, ठीक है, जिसको स्टैंडर्ड माना जाता है। और उसके बाद सेकंड स्टैंडर्ड जो है वो अमेरिकन है। तो ज्यादा अब जहाँ पर हम एक्सेंट की बात करते हैं, स्पेशली एशियन कंट्रीज जो है वो या तो ब्रिटिश इंग्लिश सीखते हैं या तो अमेरिकन इंग्लिश सीखते हैं। और बाय डिफॉल्ट इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश सिखाई जाती है, राइट। उसकी वजह यह है कि इंडिया वाज वंस ए ब्रिटिश कॉलोनी, है ना। हम पे ब्रिटिशों ने एक अरसे तक वो किया था। इसके हमारे पास जो चलती है स्कूलों में या स्पेलिंग में भी आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल COLOR कलर है और COLOUR कलर है, ये दो भी करेक्ट है।
लेकिन हमको बचपन से ये सिखाया जाता है ये स्पेलिंग, क्योंकि ये ब्रिटिश है। और आप जब बड़े होंगे, आप लिखने इंग्लिश लिखना शुरू करेंगे, तो आपको है ना इंटरनेट पे और डिफरेंट गूगल के साइट्स पे आपको है ना कलर भी मिलता है, ये वाला स्पेलिंग मिलता है, क्योंकि वो यूएस स्पेलिंग है या अमेरिकन स्पेलिंग। चलिए, तो अब हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे, हम ज़्यादा भटकेंगे नहीं, इंशाल्लाह हम अपने टॉपिक करेंगे। तो आपको ये मालूम रहना चाहिए कि लैंग्वेज में 4 स्किल्स है, LSRW। और अगर आप इसको अच्छा करना चाहते हैं तो L पे मेहनत करना है, और आप W पे अच्छा करना चाहते हैं तो R पे मेहनत करना है। और इंग्लिश के हवाले से इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी टेस्ट करने के लिए 3 बड़े टेस्ट पाए जाते हैं, 3 बड़े इदारे हैं, है ना, TOEFL, IELTS और Duolingo। ये मालूम होना चाहिए। IELTS जो है वो ब्रिटिश काउंसिल रन करती है, राइट, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ब्रिटिश काउंसिल के थ्रू कराया जाता है। ओके, और आगे चलते हैं लिसनिंग स्किल्स। ये मतीन सुल्ताना, अगर आप फिर से अगर डिस्टर्ब करेंगे तो मैं आपको एग्जिट करा दूंगा। चलिए, तो वक्त बहुत कीमती है, एग्जाम एकदम सर पे है, तो इतनी ही डिस्टर्बेंस ना हो उतना अच्छा आपको और मुझे फायदा होगा, राइट। अब हम लैंग्वेज के स्किल्स में 4 तो ये डिस्कस कर चुके हैं। अब आप देखते हैं कि ये जो लिसनिंग स्किल्स है, राइट, हम लिसनिंग की बात कर रहे थे ना, तो लिसनिंग में भी है ना 4 किस्म के पाए जाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग 7, कुछ लोग 10 भी बताते हैं, लेकिन जो बेसिक अक़साम है लिसनिंग के, यानी लिसनिंग टाइप्स ऑफ लिसनिंग होती है, वो 4 जो अमूमन पढ़ाई जाती हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, वो ये है। पहला वाला अप्रिशिएटिव है, दूसरा वाला कॉम्प्रिहेंसिव है, तीसरा क्रिटिकल और एम्फेटिक। ये मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा है, इसका एज सच कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था, तो मैं इसको जिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख दिया। तो पहले वाला क्या है? अप्रिशिएटिव लिसनिंग। ये उस टाइप की लिसनिंग है जिसमें आप प्लेजर और एंजॉयमेंट हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप गाना सुनते हैं, ये भी एक लिसनिंग है ना, तो एक टाइप ऑफ लिसनिंग है। उसमें क्या करते हैं आप? गाना सुनते हुए दूसरी चीजें करते हैं, या तो आराम करते हैं सोफे पे, या फिर है ना घर में कुछ पकाते हैं, या फिर है ना बाहर गार्डन में कहीं बैठ के कुछ देखते हुए सुनते हैं, राइट। आजकल है ना बहुत अनहेल्दी तरीके से लोग सुनते हुए वॉकिंग भी करते हैं, जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये इस टाइप की लिसनिंग को क्या कहते हैं? अप्रिशिएटिव लिसनिंग है, जिसमें आप है ना सुनते इसलिए है कि आपको मजा आए, आपको एंटरटेनमेंट हासिल, एंजॉयमेंट हासिल। सो एक और टाइप है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, जिसको एक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं, यानी पूरी तवज्जो से आप है ना किसी चीज को सुनते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इस क्लासरूम में या इस सेशन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्टिवली सुन रहे हैं कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई अहम चीज मिस ना हो, और वो मिस होने के नतीजे में एग्जाम में नुकसान ना हो। तो आप क्या किस तरीके से सुन रहे हैं? बहुत एक्टिवली सुन रहे हैं, ताकि हर चीज को समझा जाए, और इत्तेफाक से कोई चीज समझ में ना आए तो आप सवाल की तरह उसे पूछ भी लेते हैं। तो ये साबित करता है कि आप एक्टिवली सुन रहे हैं। और थर्ड टाइप जो है वो क्रिटिकल है, जिसको एनालिटिकल भी कहा जाता है, राइट। उसमें होता यह है कि उसमें आप है ना किसी भी है ना गुफ्तगू को जो आप सुन रहे हैं, या किसी भी चीज को जो आप सुन रहे हैं, उसको आप इवैल्यूएट करते हैं। क्या करते हैं? इवैल्यूएट, है ना। किस बात पे इवैल्यूएट करते हैं? कि जो चीज कही जा रही है वो किस पर्पस से कही जा रही है, क्यों कही जा रही है, क्या इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट। क्या ये जो बात कह रहे हैं वो लॉजिकल है या रीजनेबल है या नहीं है, ये सब चीजें वाट वाई। जैसे ये क्रिटिकल जब भी आ जाता है तो आप ये सोच के चलिए क्या WH के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। व्हाट, राइट, व्हाई, हु, वेयर, व्हेन। ये WH के जो क्वेश्चन है ना, हाउ, राइट। ये ऑल जब सवाल आप किसी लिसनिंग के दौरान कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये सब चीजें जान के आखिरी में क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे इसको कि हाँ ये सही है, गलत है ना, ये टू दी पॉइंट है, नहीं है, या इसको कबूल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सब आप डिसीजंस लेते हैं इवैल्यूएट करने के नतीजे में, ठीक। तो ये क्रिटिकल लिसनिंग इसको कहते हैं, ठीक। अब एक और है जिसको हम एम्फेटिक कहते हैं, यानी ये इसका ताल्लुक है ना इमोशन से है, राइट।
तो आप मिसाल के तौर पर आप किसी मरीज के पास जाते हैं और उससे जब बात करते हैं तो वो कुछ कहता है तो आप सुनते हैं, तो आप क्यों सुनते हैं और कैसा सुनते हैं? आप उसकी बात के साथ साथ अपने जज्बात को उसके जज्बात के साथ कनेक्ट करने के लिए सुनते हैं। सिंपैथी। हाँ, सिंपैथी दिखाने के लिए, राइट? अरे अच्छा नहीं लगा ये सुन के, राइट? तो यू कुड हैव सेड इजीली ना, अरे अच्छा नहीं लगा सुन के, मगर आप वैसा नहीं करते, आप उसको इमोशंस के साथ एक्सप्रेस करते हैं। वो इसलिए कि आप सुनते वक्त उसको पूरे इमोशन के साथ सुने थे, तो वैसे ही रिएक्शन फिर निकलता है। तो आप इमोशनल सपोर्ट देने के लिए सुनते हैं, सिर्फ मैसेज के लिए नहीं, मैसेज के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पेशेंट के साथ हो, विक्टिम के साथ हो, या कोई दोस्त के कुछ खास चीज के साथ हो, तो आप ये करते हैं। तो ये 4 अमूमन पढ़ाई जाने वाली लिसनिंग स्किल्स हैं। अप्रिशिएटिव, कॉम्प्रिहेंसिव, क्रिटिकल एंड एम्फेटिक। कॉम्प्रिहेंसिव को एक्टिव भी कहते हैं और क्रिटिकल को एनालिटिकल भी कहते हैं। ठीक, हम आगे पढ़ते हैं और आगे पढ़ के रीडिंग स्किल्स पे देखते हैं। चलिए, तो रीडिंग स्किल्स जो है, ये रीडिंग स्किल्स में ये हम तो बात कर चुके हैं, इसको निकाल देंगे। जैसा 4 लिसनिंग स्किल्स थे, राइट, उसी तरीके से 4 रीडिंग स्किल्स भी हैं। नाम थोड़े अलग हैं, लेकिन देखते हैं क्या ये उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो वैसे ही है नहीं। इसमें सर वो पीछे की स्लाइड लीजिए ना, स्क्रीनशॉट लेते हैं। ये पूरा आपको वो मिल जाएगा ना, रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिल जाएगा। चलिए, तो रीडिंग के जो 4 स्किल्स है, पहला है एक्सटेंसिव रीडिंग। इसका नाम है एक्सटेंसिव रीडिंग। आपको है ना नाम देकर डेफिनेशन पूछा जा सकता है आपके एक्सप्लेनेशन में, ऑप्शंस में, या एक्सप्लेनेशन ऊपर देके नीचे पूछा जा सकता है कि ये 4 में से कौन सा है। तो आपको 2 भी याद रखना है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग है वो रीडिंग जिसमें आप प्लेजर और एंजॉयमेंट हासिल कर रहे हैं, राइट? जैसे हम अप्रिशिएटिव लिसनिंग में प्लेजर और एंजॉयमेंट हासिल कर रहे थे, वैसा एक्सटेंसिव रीडिंग में हम क्या करते हैं, प्लेजर और एंजॉयमेंट हासिल करने के लिए रीडिंग करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लोग नॉवेल अक्सर पढ़ते हैं, आपने इब्न सफी पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? चलिए, आप लोगों को तो पता भी नहीं है इब्न सफी कौन है। पढ़ा है। हाँ, चलिए, तो अच्छा, जो पढ़ा है वो बहुत क्या बोलेंगे, काबिले तारीफ है। चलिए, तो नॉवेल्स है, स्टोरीज है वगैरह जो जनरली पढ़ी जाती है, वो किसके लिए पढ़ी जाती है? एक प्लेजर हासिल करने के लिए, एंजॉयमेंट हासिल करने के लिए पढ़ी जाती है। उसी तरीके से इंटेंसिव रीडिंग है, राइट? ये इसलिए पढ़ी जाती है ताकि वो जो दिया गया टेक्स्ट है उसको समझ सकें। टेक्स्ट से मुराद यहाँ पर ये जो प्रिंटेड चीजें होती है ना, उसको हम टेक्स्ट कहते हैं। तो वो बुक की शक्ल में हो या आर्टिकल की शक्ल में हो, राइट, कुछ भी हो, या पैराग्राफ की शक्ल में हो, उसको समझना मतलब होता है, और पूरा समझना मतलब होता है, राइट? समझने से मतलब पूरा। तो इसलिए क्या है, ये इंटेंसिव रीडिंग। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक बुक दे दी गई 150 पेज की और कह दिया गया कि आपके सवालात इसी में से आने वाले हैं, तो आप कैसा पढ़ेंगे उसे? समझते हुए पढ़ते हैं। हाँ, एक एक लाइन, एक एक चीज को आप समझते हुए पढ़ेंगे, ताकि कोई ऐसी बिट ना रह जाए जो मैंने पढ़ी ना हो और खुदा ना खास्ता वो कहीं एग्जाम में ना आ जाए और उसकी वजह से मेरे मार्क्स कम ना हो जाए। तो आप पूरा इंटेंसिवली इसको पढ़ते हैं, राइट? ओके, फिर उसके बाद 2 और किस्म है। उसमें एक को स्कीमिंग कहते हैं। स्कीमिंग में होता क्या है कि आप कोई चीज इसलिए पढ़ते हैं कि आपको उसका थीम पता चल जाए, राइट? उसका हम अगर उर्दू में कहें तो लब्बो लुबाब कहते हैं ना, राइट? उसकी एक समरी आपको का अंदाजा आपको हो जाए, आपका उसको ओवर भी आपको उसका है ना समझ में आ जाए। तो इस टाइप की रीडिंग। जी, पैसेजेस पढ़ते हैं ना सर, पैसेजेस पढ़ते हैं, उसको स्किमिंग बोल सकते हैं। पैसेजेस पढ़ने के भी अलग अलग तरीके हैं। तो स्किमिंग में हम कर रहे हैं क्या है कि मिसाल के तौर पर देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको कह दिया गया कि भाई फलां पब्लिशर के पास एक किताब है जो टेट पे बहुत अच्छी काम आएगी, राइट? और आप उसके
उस पब्लिशर के पास आप पहुंच गए और उसके पास टेट पे एक नहीं 5 किताबें सेम उसके लिए, तो आप डिसीजन कैसा लेंगे? आप किताब निकालेंगे, राइट, टाइटल पेज देखेंगे, अंदर जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट देखेंगे, रैंडमली 1-2 पेज निकालेंगे, उसको सरसरी नजर डालेंगे, राइट, फिर एक बार आगे पीछे देखेंगे क्या है क्या नहीं, उसके बाद फिर क्या करेंगे आप 5 में से 4 को रिजेक्ट कर देंगे और 1 को उठा के लाएंगे। तो ये जो पूरा अमल है वो भी एक किस्म का रीडिंग है, राइट, है नहीं है? लेकिन आप वो रीडिंग जो कर रहे हैं, आप हर पेज नहीं पढ़े उसका, आप ऐसा पढ़े कि उसका जिस्ट मालूम हो जाए, राइट, उसकी अहमियत और अफादियत मालूम हो जाए तो पूरी किताब की, तो आप ऐसा पढ़े। तो उस टाइप की जो रीडिंग है वो स्किमिंग है। सर स्किमिंग में जो है ना अनसीन पैसेज पढ़ के जो जवाबात अक्सर करते हैं ना, वो भी शामिल है? उसमें भी आता है, जी हाँ। लेकिन जनरली क्या होता है, आपको जब पैसेज दिया जाता है तो आप है ना स्किमिंग के बजाय आप इंटेंसिव की तरफ जाते हैं। आप चाहते हैं कि एक एक लफ्ज और एक लाइन समझ में आए। मैं अगर आपको एक और अच्छा इसका मुतबादिल दे दूं तो सरसरी जो हम बोलते हैं ना, बोलते हैं नहीं बोलते, सरसरी, सरसरी तौर पे आप पढ़ लिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं। सर रीडिंग लाइक न्यूज़पेपर। हाँ, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है किसी ने, न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर नहीं, पूरा न्यूज़पेपर की बात, सॉरी, न्यूज़पेपर जनरली आप क्या करते हैं? हेडिंग्स पढ़ते हैं, हेडलाइंस पढ़ते हैं। आप हेडलाइंस पढ़ते हैं या कुछ ब्लर्ब्स जो रहते हैं ना, जिसको हाईलाइट करके बॉक्स की शक्ल में बताया जाता है, वो पढ़ के आगे निकल जाते हैं और उस पर डिसाइड कर लेते हैं कि आपको पता चल जाता है कि हाँ इसमें क्या है और क्या बात चल रही है। तो उस टाइप की रीडिंग क्या है, स्किमिंग। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। फिर एक और जो है वो स्कैनिंग है, लास्ट वाली। इसको जैसे स्कैन हम समझते हैं ना, स्कैन क्या करते हैं, आपको बोल दिया गया है किताब में है ना 150 पेजेस की किताब है, उसमें कुछ ऐसे पेजेस हैं कि 10 से 15 जिसमें आपको है ना EVS के बारे में मिलेगा। चूंकि हेडिंग नहीं है तो आपको 150 पेजेस प्रिंटेड दे दिया गया और बोला कि उसमें 10 पेजेस और आपको जरूरत 10 पेजेस की, तो आप क्या करेंगे? तो आप जिस तेजी से वो पेजेस पढ़ाएंगे पढ़ते हुए, राइट, सर्च करना, और जहां पर भी EVS से रिलेटेड कुछ भी रहेगा आप रुक जाएंगे, फिर बोलेंगे हाँ ये मेरा काम का है। तो बेसिकली स्कैनिंग जो है वो सर्च है, राइट, लेकिन सर्चिंग फॉर ए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कुछ खास इंफॉर्मेशन के लिए सर्च करने का जो रीडिंग का अमल है उसको हम कहते हैं स्कैनिंग। ठीक, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक की उम्मीद है आपको समझ में आ गई। ठीक, चलिए अब आते हैं हम फोनेटिक्स पे। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, ये गोया साइंस नुमा पार्ट है। कैसा पार्ट है? साइंस नुमा, जहां नुमा नहीं, साइंस नुमा है। ओके, सो हम लैंग्वेज की बात कर रहे थे। लैंग्वेज में जैसे मैंने बताया 4 स्किल है ना, है नहीं? तो स्पीकिंग की जहां बात आती है तो वहां पर है ना साउंड को प्रोड्यूस करने की बात कर रही है। स्पीकिंग कैसे होती है? स्पीकिंग साउंड को प्रोड्यूस करने से होती है ना, जैसे मैं कर रहा हूं अभी। तो ये जो साउंड प्रोडक्शन का अमल है, बिलखुसूस स्पीच साउंड्स को स्टडी करने का जो अमल है उसको फोनेटिक्स कहते हैं। और ये स्टडी जो हम कर रहे हैं किसमें कर रहे हैं? साइंटिफिक अंदाज में कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ये साइंस नुमा टॉपिक है तो इंग्लिश में, लेकिन ये है साइंस नुमा। तो अब डिफरेंट ऑर्गन्स है जो ह्यूमन स्पीच प्रोडक्शन में अपना है ना अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि एक आम जो चीज़ है वो जुबान है और होंठ है ना, ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, किसी को भी पता चलता है, चाहे वो फोनेटिक्स पढ़े ना पढ़े, उसको पता होता है कि जबान और होठों का इस्तेमाल बात करने में होता है। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे दूसरे चीज़ें हैं जो उमूमन नहीं मालूम होता है, लेकिन आपको आज मालूम हो जा रहा है। उसमें क्या क्या है? आपके दांत है, राइट, आपका ये जो ऊपर वाला हिस्सा है मसूड़ों के ऊपर का, है ना,
वो है जिसे हार्ड पैलेट कहते हैं। और तारक को जो सॉफ्ट हिस्सा होता है, अगर आप उंगली डाल के टच करके देखेंगे लास्ट में, तो वो उसे सॉफ्ट पैलेट कहते हैं या विलम भी कहते हैं। ठीक है, फिर आपकी जो ये नाक है, नाक में का जो क्या बोलेंगे, एयर पैसेज जो होता है यहाँ से, ये भी अपना रोल अदा करती है। अगर ये नहीं होती तो आप नून का जो साउंड है, तो ये नेजल कैविटी जो है वो नून के टाइप के इसमें अपना रोल अदा करती है, नेजल कैविटी है। और ये जो छोटी लटकने वाली एपिग्लॉटिस होती है, जिसको हम छोटी जुबान भी बोलते हैं, ऐसे ही बोलचाल की जुबान में, तो वो वुल्वा भी है, राइट। और ये जो अगर आप यहाँ हाथ लगाएंगे तो थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा होता है, जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं इंग्लिश में, ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा एक हड्डी नुमा थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, तो इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। ये साउंड बॉक्स का इंडिकेशन है कि यहाँ साउंड बॉक्स है। तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपना रोल अदा करती हैं। फेरिंग्स भी है, जो विंड पाइप्स हम कहते हैं उसको फेरिंग्स है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्पीच प्रोडक्शन में, ह्यूमन स्पीच प्रोडक्शन में अपना रोल अदा करते हैं। ठीक, ये कुछ नाम भी है, आपको याद भी रखने चाहिए, जैसे लिप्स है, टीथ है, टंग है, पैलेट है, वुल्वा है, नेजल एंड ओरल कैविटीज और वोकल कॉर्ड्स। सर पैलेट क्या कहते हैं? जी, पैलेट। हाँ, ये जो पैलेट है, ये जो ऊपर का जो हिस्सा है, देखिए सॉफ्ट, आपकी जबान जब नीचे बैठती है और आप मुंह बंद रखेंगे तो ऊपर भी लगेगी ना, तो जितना लगती है ना, ये दांतों के पीछे से लेके हलक के अंदर, हलक के एंट्री से पहले तक का जो हिस्सा है, वो उसको कहते हैं पैलेट। तो उसमें दो माने जाते हैं पैलेट, एक हार्ड और एक सॉफ्ट। तो सामने वाला जो हिस्सा है, बीच से सामने वाला जो हिस्सा है, उसको हार्ड पैलेट कहेंगे, ये जो है, और उससे पीछे का जो हिस्सा है वो सॉफ्ट कहेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर आप सामने हाथ लगाएं यहाँ पर, तो आपको किसी किस्म का म्यूकस नुमा कुछ फील नहीं होगा, लेकिन यही आप थोड़ा अंदर लगा दीजिए, एक तो म्यूकस नुमा फील होगा, दूसरा आपको वॉमिटिंग आ जाएगी। तो ये है सॉफ्ट वाला हिस्सा। ठीक है, और अब याद रखिए, ये जो एपिग्लॉटिस है, राइट, छोटी तारा, सॉरी, ये छोटी तारा ये है, और एडम्स एप्पल जिसको हम कहते हैं, वोकल कॉर्ड, ये आपको याद रखना, कभी कभी पूछता है एडम्स एप्पल मतलब क्या होता है। ठीक है, या साउंड बॉक्स जो होता है यहीं पर होता है। ये वोकल कॉर्ड जो है ना, इसको अपन साउंड बॉक्स भी समझ कर याद रख सकते हैं। सूती संदूक। हाँ, सूती संदूक इसको बोले, बहुत अच्छी। तो जब एयर अंदर जाती है, वो तो मसला ज्यादा नहीं होता है, लेकिन आदमी बात उसी वक्त कर पाता है जब, ये याद रखिए, आदमी, इंसान बात उसी वक्त कर पाता है जब एयर बाहर की तरफ जाए। एयर कहाँ जाए? बाहर की तरफ जाए। आप सांस लेते वक्त बात नहीं कर सकते, सांस छोड़ते वक्त ही बात कर सकते हैं। ये स्पेशलिटी है ह्यूमन इसकी स्पीच प्रोडक्शन की। तो इस पूरे मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? एग्रेसिव एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म। इस एग्रेसिव है ये। तो हमारा जो साउंड प्रोडक्शन का जो टोटल मैकेनिज्म है ह्यूमन साउंड का, वो क्या है? एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब बाहर छोड़ते वक्त, राइट। एयर स्ट्रीम बोल तो ये जो हवा है, इसको हम सांस भी कहते हैं, राइट। मैकेनिज्म, तो ऐसा मैकेनिज्म है हमारा स्पीच प्रोडक्शन का, जिसमें हवा के इखराज के जब ही आवाज निकलती है और जब वो वापस जाती है तो वो वोकल कॉर्ड्स पे वैसे ही क्या करेंगे, क्या कहते हैं, तारों को जैसा गिटार पे हिलाया जाता है ना, टिन टिन टिन, उसकी वजह से जैसे आवाज निकलती है, तो ये जाती हुई हवा जो है वो हमारे वोकल कॉर्ड्स में जो कॉर्ड्स लगे हुए हैं वो उसको वाइब्रेट करती है और वो वाइब्रेशन के नतीजे में आवाज जनरेट होती है। ठीक,
चलिए, तो आपको रखने की चीज, याद रखने की चीज ये भी है कि हमारा इग्रेसिव एरेस्टिन मैकेनिज्म है, ये टेक्निकल टर्म है, आपको याद है। सर LSRW में पैसिव और एक्टिव रहता बोल के है ना, क्या पैसिव रहता, क्या एक्टिव रहता? मतलब लिसनिंग और रीडिंग कुछ ऐसा है ना सर? जी हाँ, LSRW जो है, LSRW इसमें है ना ये दो है ना, इसको है ना जनरली नॉन प्रोडक्टिव या पैसिव जिसे कहेंगे, राइट? नॉन प्रोडक्टिव और पैसिव कहते हैं। उसकी वजह ये है, इसको सर बाकी जो स्पीकिंग है और जो राइटिंग है इसको कहते हैं प्रोडक्टिव, यानी आप स्पीकिंग और रीडिंग करने के नतीजे में आप पैसिव रहते हैं, कोई चीज आप प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन वही आप स्पीकिंग और राइटिंग है, ये प्रोडक्टिव अमल है, और आप ये करते हुए दूसरी चीज नहीं कर सकते। रिसेप्टिव स्किल भी होता है ना सर, रिसेप्टिव। हाँ, तो L और R जो है इसको रिसेप्टिव स्किल भी बोलते हैं। बहुत अच्छे आप लोगों ने तवज्जो दिलाई। तो इसके 2-3 नाम हैं, एक पैसिव कहेंगे, एक नॉन प्रोडक्टिव। ये नॉन प्रोडक्टिव इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें दूसरे बहुत सारे आज़ा इन्वॉल्व नहीं होते हैं, स्पेशली ना स्पीच से रिलेटेड जो ऑर्गन्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और क्या था, पैसिव, नॉन प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव, ये 3 नाम हैं किसके, L और R के। इसी के अपोजिट के जो है वो S एंड W के हैं। जैसे एक्टिव हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा, और क्या होगा, रिसेप्टिव है। रिसेप्टिव का एक्चुअली प्रोडक्टिव है अपोजिट। चलिए, तो ये आपको टेक्निकली कभी भी पूछता है तो आपको याद रहना चाहिए। बहुत अच्छा है, तवज्जो दिलाई आपने, हमें दूसरी चीजें कवर करने के चक्कर में जंप कर गए। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फोनेटिक्स में हमने ये तो देख लिया कि कौन से पार्ट्स हैं जो स्पीच प्रोडक्शन में रोल अदा कर रहे हैं। अब हम यहाँ आ जाते हैं साउंड्स ऑफ इंग्लिश में। ठीक है, अब हम तो देख चुके हैं कि है ना इंसान है ना एग्रेसिव और SNR कौन सर? जी, SNR क्या रहता स्पीकिंग है? एंड राइटिंग विद स्किल सर। हाँ, वो स्किल है, लैंग्वेज की स्किल। चलिए, तो अब हम लोग देख लिए कि साउंड हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन्स के इस्तेमाल से। और अब देखते हैं कि अंग्रेजी में कितने साउंड्स हैं, अंग्रेजी लैंग्वेज में कितने यूनिक साउंड्स हैं, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट जो है, राइट, अल्फाबेट में कितने लेटर्स हैं? चलिए बोलिए। 24 24 है, 26 लेटर्स हैं। 5 vowels, 26 26 letters are there in 26 Vowels, five are there in फाइन English. फाइन A-I-O-U-E. ओके फाइन, हम नहीं गए वहां तक अभी। तो इंग्लिश अल्फाबेट जो है, उस अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं, याद रखिए, राइट। वो 26 टोटल जो लेटर्स हैं उसको क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। लेटर्स कहते हैं 26 है। तो आप ये मत बोलिए कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट है, नहीं, इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं, और वो पूरे 26 लेटर जो हैं उसको क्या कहते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। चलिए, लेकिन ये तो किसमें है, ये alphabets, English alphabets है। English Graph of- alphabets. में भी है सर, Letters. लिखने में, रिटर्न में है ये। English letters. हाँ, ये लिखने का जो है उससे रिलेटेड है। ग्राफोलॉजी क्या है, ये स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, राइट। सो रिटर्न जो रहता ना, उसका जो सफिक्स है वो क्या है, ग्राफ। याद रखिए, कभी आपको वर्ड में पूछ सकता है। अगर ग्राफोलॉजी जो है, ग्राफोलॉजी है ना, लॉजी क्या है, सफिक्स है, राइट। ग्राफ जो है प्रीफिक्स है। तो ग्राफ का मतलब है राइटिंग से रिलेटेड, लॉजी का मतलब स्टडी, राइट।
यस सर। हाँ, तो कभी कुछ वर्ड ऐसे दे सकता है, लेकिन पूछेगा तो आपको मालूम होना ग्राफ होगा। तो जो राइटिंग है इंग्लिश में, अल्फाबेट जो है इंग्लिश, उसमें कितने हैं 26 लेटर्स है, लेकिन जब साउंड्स की हम बात कर रहे हैं तो कितने हैं टोटल 44। तो उन 44 में 24 जो है वो कॉन्सोनेंट्स और 20 जो है वॉवेल्स है। ये जो 26 लेटर्स थे उसमें वॉवेल्स कितने हैं 5 ये राइटिंग में 5 वॉवेल्स है, लेकिन अगर हम साउंड्स की बात करें तो कितने 20 ये आपको याद रखना है। तो कॉन्सोनेंट्स 24 है और वॉवेल्स 20 है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और बोलिए सर 20 क्या है सर वॉवेल्स? आप स्क्रीन देख रहे हैं? हाँ सर। हाँ, बस आप स्क्रीन को फॉलो कीजिए और मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो फॉलो कीजिए। इंग्लिश साउंड्स 44 है, उसमें 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स और 20 जो है वॉवेल साउंड्स है। ठीक, अब जो वॉवेल साउंड्स है 20, उसमें 2 तरह के हैं, मोनोफ्थोंग और डिफ्थोंग। राइट, स्पेलिंग भी देख लीजिए, हो सकता है कभी आपको यही स्पेलिंग पूछना ले। थोंग से देखिए, राइट, मोनोफ्थोंग्स, डिफ्थोंग्स। मोनो मीन्स 1, single, 1, right? Di means 2. I think it's from Greek, right? Mono, di, tri, tetra, right? पेंटा। हाँ, तो ये भी आपको वर्ड्स में ये भी काम आता है आपकी वोकैबुलरी में। चलिए, तो मोनोफ्थोंग कितने हैं 12 हैं और डिफ्थोंग जो है 8 है। तो मोनोफ्थोंग क्या है ये है, देखिए अब ये जो चार्ट है ये मोनोफ्थोंग का है। उसमें ये 1, ये 2, ये 3, 4, फिर उसके बाद 5, 6, 7, राइट, 8, 9, 10, मेरे ख्याल से उसमें 13 हो रहे। हाँ, एक कोई एक्स्ट्रा आ गया जो हमारे पास नहीं है। अच्छा, ये वाला नहीं है सर, ये 2 सेम है। ये वाला जो है ना, ये नहीं है हाँ। एक्चुअली इंग्लिश में। और ये है, टोटल 12 हो गए। ठीक, 4 सामने के हैं और ये 4, ये 5 पीछे के और बीच के 3 बराबर, तो टोटल हो गए 12। तो ये 12 जो है मोनोफ्थोंग है। मोनो इसलिए कह रहे हैं कि ये सिंगल साउंड है। ई, तो ये सब जो है ना, तो क्या है, सिंगल साउंड है, राइट। आपको साउंड का रिलेटेड यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसको अगर कभी आगे चल के प्रैक्टिस भी करना चाहें तो कर सकते हैं। वही अब ये डिफ्थोंग जो है, डिफ्थोंग है ना, ये 2 से मिलके बनता है, 2 मोनो मिलके एक डाई बनता है ना। तो एग्जांपल है, देखिए अब ये एक एग्जांपल है, ई और आई ये 2 मिलके एक बना है डाई, सॉरी ये जो डिफ्थोंग बना है ये 2 सिंगल साउंड से बना है। तो ये पहले वाला ई कहाँ पर है, ये वाला है, राइट, और सेकंड वाला आई कहाँ पर है, इसके ऊपर बिट, राइट। तो अब इसमें अगर आप देखेंगे तो पहले कौन सा है, ई है, आई, और जा रहा कहाँ पे, आई पे, आई पे। तो ये जो उठ के जा रहा नहीं जा रहा यहाँ पर, जा रहा। इसको इंग्लिश में, ये डिफ्थोंग को इंग्लिश में एक और नाम है ग्लाइड, वोवेल ग्लाइड्स, ठीक है, वोवेल ग्लाइड्स, हाँ, वॉवेल्स ग्लाइड्स बोलिए या खाली ग्लाइड बोलिए, तो इसको ग्लाइड भी कहते हैं क्योंकि वो एक से शुरू होकर दूसरे पे जाके खत्म होगा, खत्म हो जाता है। एग्जांपल अब मिसाल तौर पर अब ये बेच है ना, ए है ना, बेच में ए है, right? जैसा हम ए बोलते हैं ना, ऐसा है वो ए। और ये क्या है, बिट, बिट, ये ई है, ई छोटा वाला ई है ना, बगैर खींचे वाला ई। तो अब ये से ये साउंड निकला तो क्या होगा, ए, ए ही होगा ना, ए। जैसा हम बोलते ए कहाँ जा रहे आप, तो वो क्या है एक्चुअली, 2 मिलके एक बने हैं, ए से निकल के ई चल जा रहा है, तो इसको ग्लाइड भी हम कहते हैं। आप अगर इसको अगर समझना है तो आसान तरीके से वो ये है कि इसमें कुछ शॉर्ट और कुछ लॉन्ग वॉवेल्स होते हैं। जैसे मिसाल के ऊपर ये बीट है ना,
ये वाला क्या है, लॉन्ग है। कैसा है, इसको आप खींच के पढ़ रहे हैं। खींच के मिसाल के अरबी में आप देखेंगे, अगर ये एक साउंड है अरबी में, क्या है ये, बा, अलिफ ज़बरा बा है ना। बाबा अगर मैं इसके ऊपर खड़ा जबर रखूं, बा, बा राइट, या हाँ। इसमें एक और एक गुंजाइश है, इसको हम खाली जगह मत कहते हैं, अच्छा तो क्या होगा ये, बा, है ना। तो इंग्लिश में भी एक शॉर्ट और एक लॉन्ग दो होता है। ये जो 12 है, 12 में से कुछ शॉर्ट है कुछ लॉन्ग है, तो उसकी शनाख्त कैसा होगी, आप ये देखिए, बीट है ना, ये बीट नहीं होता, बीट है, राइट। ये बुक है, लेकिन ये क्या है, बूट है नहीं है। हाँ हाँ, तो ये जो थोड़ा खींचा जा रहा है उसको हम लॉन्ग वावेल कहेंगे। लॉन्ग वॉवेल के आगे 2 डॉट्स होते ना सर? हाँ, 2 डॉट होते हैं, इसमें नहीं बताया है, लेकिन आप अगर फोनेटिक डिक्शनरी देखेंगे तो आपको उसकी आसानी के लिए ये दे देता है 2 डॉट। आप अगर डिक्शनरी देखेंगे तो आपको ये लॉन्ग वावेल ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, राइट। यस सर। 3 डॉट्स ऐसे अब ये जो इसका प्रोनाउंसिएशन है, ये बीट का मैं लिख के बताता हूँ आपको। ये फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन है जो मैं लिख के बताया आपको, इसके रिलेटेड भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो आप ये सिंबल से वाकिफ हैं तो आप फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन भी कर ले सकते चाहे। ये क्या है, बीट है, राइट। लॉन्ग वॉवेल हाँ, लॉन्ग वावेल सर अगर बिट लिखना है तो ये वाला लिखना। ओके सर। ओवर। सर लॉन्ग में सिंबल्स आते हैं, ऐसे शॉर्ट जी, में जी। नहीं आते, जैसे आप बताए लॉन्ग में हाँ। ऐसे टाइप में आते हैं, बल्कि जो बीट में नहीं, आप लॉन्ग वावेल देखिए, में। हाँ सुनिए, जी आप देखिए, अगर आपको वर्ड दे दिया जी बीट, अब आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते इसको, हाँ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि बा का तो बाई है, कॉन्सोनेंट साउंड, राइट। चा का Right. टाई है, ये आपको मालूम है। अब ये है कि इसको क्या आना है, तो इसको क्या आना है आपको यहाँ पता चल गया, ये टेबल देखिए, आई 2 डॉट्स। आई 2 डॉट डाल दिया तो बीट हो जाता। अगर इसके बजाय बीट दे दिया तो बाकी 2 तो सेम रहता, लेकिन ये बीच वाला जो है क्या करना पड़ेगा, कैपिटल आई की तरह लिखना पड़ेगा, राइट। यस सर। Just give me a second, somebody is knocking at my door, let me invite them. हाँ चलिए, तो हम बात कर रहे थे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की। अगर कोई वर्ड दे दिया गया तो आप ये सिंबल्स को आपको याद रखना है, ये जो मोनोफ्थांग्स है, डिफ्थांग्स है ना, उसको आपको याद रखना है। सर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की अगर- क्या डेफिनेशन आती सर? जी, अब आप मिसाल तौर पर आपको ये दे दिया गया, क्या है ये, बैट। बैट है ना। जी हाँ, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, बी ए ट, या जो इसका वो दिया है जैसे अच्छा एक आ एक ई, दोनों मिलकर बै बना हुआ, राइट। यस तो ये कुछ चीजें आप देखिए। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या क्या देखा है, ओके। सो मोनोफ्थांग्स, डिफ्थांग्स, एटलीस्ट ये बेसिक चीजें तो याद रखिए कि 44 साउंड्स है, उसमें 24 कॉन्सोनेंट्स है, 20 वावल्स है, और 20 वावल्स में 12 मोनोफ्थांग है 8 डिफ्थांग्स और 8 डिफ्थांग्स है, और 12 मोनोफ्थांग में कुछ शॉर्ट वावल्स और कुछ लॉन्ग वावल होते हैं। और लॉन्ग वावल को पहचानने का तरीका ये है कि उनके बाद डबल, ये क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। अगर पंक्चुएशन की इसमें ये करें, शायद हम लोगों ने पंक्चुएशन को कवर नहीं किया है, अगर वक्त इजाजत देगा तो पंक्चुएशन में कवर कर लेंगे। तो ये है कोलोन, ठीक। जी आगे बढ़ो मैं। यस सर।
चलिए सर लॉन्ग वोवेल्स एंड शॉर्ट वोवेल्स मोनोफ्थोन में आते सर। कुछ हाँ लॉन्ग वो कुछ हाँ जी शॉर्ट। जी 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 दोनों भी मोनोफ्थोन्स में आते हैं। जी ठीक है। ओके, तो कुछ और चीजें हैं फोनेटिक्स में जिसको आपको जो बेसिक्स हैं और जिसको आपको समझना चाहिए आपके सिलेबस के हिसाब से। वो सिलेबल है, सॉरी सिलेबल है, फोनीम है और एलोफोन है। अब अल्लाफोन्स। जी बोल रहे थे आप? ये तीन चीजें हम लोग अभी कवर अभी टेकअप करेंगे। अब इससे पहले भी मैंने कभी आपसे शायद पूछा होगा, एग्जामिनेशन है राइट? एग्जामिनेशन में कितने टुकड़े हैं? 4 है, 5 है? देखिए 4 लगाए तो 5 टुकड़े होते, मालूम आपको? ये तो मालूम है। 5 है। किसी भी चीज में 4 अगर आप पार्ट कराएं वो लगाएंगे, ब्रेक्स लगाएंगे तो 5 टुकड़े में हो जाते हैं, है ना? चलिए, तो अभी ये दिया हुआ एग्जांपल देखिए, कैंटालोप, कैंटालोप, ठीक। तो अब ये कैंटालोप जो है, कैंटालोप, आपके प्रोनाउंस करने से पता चल जा रहा है कि इसमें 3 टुकड़े हैं, यानी 2 स्ट्रेस सिंबल्स हैं। इसको क्या कहते हैं? syllables हाँ, सिलेबल डिवाइडर, सिलेबल डिवाइडर है, ठीक है। तो ये निशान है, वो अलामत है सिलेबल को डिवाइड करने की। तो कितने पार्ट हो गए इस पर्टिकुलर वर्ड में? 3, राइट? तो ये 3 टुकड़े हैं, इसको हम क्या कहते हैं? syllable। सो इट्स ए ट्राई सिलेबल वर्ड। क्या है ये? ट्राई सिलेबल वर्ड है। डाई सिलेबल हो सकता, मोनो सिलेबल हो सकता, राइट? और टेट्रा, कितने भी हो सकता, ठीक। और ये बात भी आप याद रखिए कि इंसान का बच्चा जब लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना शुरू करता है, इब्तिदा करता है, बोलना जब इब्तिदा करता है, तो उसकी शुरुआत मोनो से होती है। जैसे मिसाल के तौर पर माँ, बा, दा, ऐसा कुछ सिलेबल्स, ऐसे कुछ मोनो क्या बोलेंगे सिलेबल्स होते हैं जिससे उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद फिर वो आगे बढ़ के बाबा, दादा, दादा ऐसा करके वो शुरू करता है। ये क्या हो जाएगा? डाई सिलेबल हो जाएगा, है ना? फिर आगे आगे करते जैसे वो लैंग्वेज पे ग्रिप हासिल करना शुरू करता है, उसके बाद जाके वो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, वो अब आगे बढ़ती जाएगी। तो शुरुआत तो मोनो सिलेबल से होती है, ठीक। तो ये ट्राई सिलेबल वर्ड है। लेकिन अगर आप देखेंगे, ये चाहे वो कैन हो, चाहे टा हो, या ला हो, लोप हो, इसमें भी कुछ वो है और फर्दर डिविजन्स हैं साउंड के हिसाब से। क्या है वो? कैन है। अगर आप कैन बोल रहे हैं तो क, राइट, न, राइट। तो ये 3 और निकल के आ रहे, निकल के आ रहे। हाँ, तो ये जो और फर्दर लीस्ट पॉसिबल जो क्या बोलेंगे उसको, मैक्सिमम पॉसिबल डिवीजन जो हो सकता है, जहां पर आके बात रुक जाती है, उसे कहते हैं हम फोनीम। उसको फोनीम, ठीक। अब इससे फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते। सर एक दफा फिर से बोलिए ना सर। देखिए आप लोग बीच बीच में मत बोलिए। डबल डबल हो जाता। मैं आपको बताया कि इस पर्टिकुलर वर्ड में, कैंटालोप में 3 डिविजन्स पॉसिबल है। वो बोलने से ही पता चल रहा है कि इसमें 3 टुकड़े हो सकते हैं, राइट? तो किसी भी अगर वर्ड को देख के आपसे पूछा गया कि इसमें कितने सिलेबल हैं, तो आप थोड़ा सा उसको 1-2 बार प्रोनाउंस कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा, राइट? यस सर। एग्जामिनेशन, एक हो गया 5। आपको कुछ भी इसमें साइंस की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट लॉजिक की जरूरत है। आप 1 से 2 बार करिए और आपको जिस पर्टिकुलर क्या बोलेंगे सीक्वेंस पे आपको शराय सदर आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये सही दिख रहा,
तो आप काउंट कर लीजिए और बोल दीजिए कि ये 5 सिलेबल है। ठीक, तो ऐसे ही इसमें हम जब प्रोनाउंस करें तो उसको पता चला कि ट्राई सिलेबल है। सिलेबल मीनिंगफुल टुकड़ा, इसको आप ऐसा याद रखिए। क्या है सिलेबल? क्या है? मीनिंग हर्फ का टुकड़ा। हाँ, बामा आनी टुकड़ा। मेरी उर्दू पता नहीं कितनी अच्छी है, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। चलिए, तो ये हो गया। लेकिन उस टुकड़े को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, और वो जो फर्दर डिवीजन पॉसिबल है वो है फोनेम। यानी ये लास्ट स्टैंडिंग है, इससे और कम उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको वो क्या है? फोनेम। और अब हम जहाँ पर एलोफोन की बात करते हैं, तो एलोफोन क्या है? फोनीम ही है, राइट? एलोफोन भी फोनीम ही है, लेकिन वो कैसा फोनीम है? वो ऐसा फोनीम है जो अलग अलग मौके पे अलग अलग है ना अंदाज में बोला जा सके, राइट? अब ये जो का साउंड है, का आपको पता है कॉन्सोनेंट साउंड है ना? यस सर। भाई हम तो 20 वॉवेल्स देखे थे, लेकिन बाकी जो 24 है वो कॉन्सोनेंट्स हैं, जो आपको आसानी से पता लग जाते हैं, इसलिए मैं उस पर वक्त नहीं स्पेंड किया। तो का है जैसे प ट का, ब, सॉरी उसको स्मॉल में लिखना चाहिए, ब ड ग। पटका बड़का जो है जनरली मुंह पे रहना चाहिए सीक्वेंस के साथ। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड्स है, उसमें का भी क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब का जो है, अब ये दो पर्टिकुलर वर्ड्स में देखिए उन्हें किस तरीके से साउंड कर रहा है। किट, स्किट, किट, किट, राइट? स्किट, स्किट, किट, स्किट, किट, स्किट। अब ये दोनों में फर्क क्या महसूस हो रहा है? एस स्किट, आई साउंड आई। किट ये काम है और ये काम में आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या? फर्क ये आ रहा है, ये का जो है जोर के साथ है, इस का में जोर है और ये एकदम हल्का है। ये जोर है और ये हल्का है। इसको अगर मैं एक और अंदाज में बोलूं जिसमें आप समझ सकते हैं, वो ये है कि अरबिक में हरकत और साकिन का जो तसव्वुर है यहाँ आपको महसूस होगा, राइट? यस सर। जैसे अब मैं ये फर्स्ट कहूँ, वाले में के हरकत में है सर, और सेकंड वाले में साकिन पे है क्या? नहीं, सेकंड में साकिन पे अब है। ये क्या है बोलिए? बोलिए। फर्स्ट में शरकत में नहीं, ये वाले ये क्या है बोलिए? शब्द। शब है, शब है ना? तो ये बा को आप क्या कर रहे हैं? हरकत पे पढ़ रहे हैं, साकिन में पढ़ रहे हैं? साकिन। साकिन है। बाकी तो आवाज आ रही है, आपको मालूम है, लेकिन उस पे जोर नहीं, बस साकिन। उस पे जोर नहीं है, राइट? यहाँ पे के अगर मैं ये कहूं, ये क्या है? बाब। नहीं, ये रे है। रबाब। रबाब। हाँ, तो ये बा तो आपको हरकत है इस पे, लेकिन इस पे क्या है? सेकंड वाले पे नहीं है। तो हरकत हो साकिन का जो तसव्वुर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है? प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है, राइट? तो एक ही, हालांकि साउंड तो एक ही है, लेकिन अंदाज क्या है उसका बदल जा रहा है। जिस तरीके से बोला जाता है, आर्टिकुलेशन जिस तरीके से बोला जाता है उसमें फर्क हो रहा है। तो ऐसे इसको क्या कहेंगे? हेलो फोन। ये चलिए, एक सवाल आपको इसमें से टेट में आने वाला है। चलिए इसमें अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म्स क्या है। इंग्लिश में ये भी जनरली पूछा जाता है। स्ट्रॉन्ग फॉर्म ये है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, मेरा गला खराब हो गया है। आप रिजाइन हो जाइए, आ रही आवाज। चलिए ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म जो है ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो आपके इसमें सिलेबस में है। अब आप देखिए, ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग जो वीक फॉर्म जो है ना,
यही एक्चुअली हरकत और साकिन है, एग्जैक्टली यही है। ठीक है, अब जनरली इंग्लिश में क्या होता है, जितने भी कंटेंट वर्ड्स होते हैं उस पर हरकत होती है। कंटेंट वर्ड्स कौन से होते हैं, नाउन है, वर्ब्स है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो फंक्शन वर्ड्स होते हैं जैसे आर्टिकल्स है, हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरीज है, प्रीपोजिशंस है, कंजंक्शंस है, इन वर्ड्स पे है ना हरकत नहीं होती है। जब वो लिखे जाते हैं तो तब नहीं होती है। जब सेंटेंस में लिखे जाते हैं ना तब फंक्शन वर्ड्स पे सुकून होता है और कंटेंट वर्ड पे हरकत होती है। राइट, फिर से बोलिए सर एक बार। कंटेंट वर्ड पे हरकत होती, क्या होना ना? फंक्शन वर्ड पे साकिन रहता। चलिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, पढ़ के सुनाइए। अच्छा तो It's a lovely night. प्लीज म्यूट करिए, आवाज है आ रही। हाँ, इट इज अ लवली नाइट। नाइट। ये आप और हम पढ़ रहे हैं जो अंग्रेजी के है ना स्ट्रेस पैटर्न से वाकिफ नहीं है। अगर ये चीज को अगर आप अंग्रेज को पढ़ाएंगे तो बोलेगा इज अ लवली नाइट। क्या बोलेगा? इज अ लवली नाइट। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये ये जो इट इज जो है और ये आ है उसको ये प्रोनाउंस करने में किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है। और आप एक्चुअल सुनेंगे उसको लाइव में तो आपको लवली नाइट ही सुनाई देगा। इस आ ऐसा निकल जाएगा जैसा हवा से निकल जाएगा। ठीक, तो ये जो फॉर्म ये जो है इसको हम कहेंगे वीक, राइट। और ये जो है इसको क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग। तो ये जो हरकत और साकिन का जो मसला है वो सिर्फ क्या बोलेंगे लेटर के हद तक नहीं है बल्कि वर्ड पे भी चलता है। वर्ड पे जब चल रहा है तो यहाँ पर कंटेंट वर्ड पे, ये कंटेंट वर्ड है लवली एंड नाइट, राइट। लवली क्या है? एडजेक्टिव है, राइट। नाइट क्या है? क्या है? जरिए बोलिए। नाउन है ना। तो ये दो पे जो है ये दो कंटेंट वर्ड है चूंकि, इसलिए उस पे नेचुरली अंग्रेज क्या करते हैं उसको स्ट्रेस देते हैं। और जो चीज वीक होती है, जैसे अब यहाँ पे ये आ जो है वो आर्टिकल है इसलिए उसको आ बोल के निकल जा रहा। और ये जो किस है वो भी क्या है, वो भी है ना इट इज जो है ना, इट इज है ना। तो ऑक्सिलरी है, इसकी वजह से उसको भी बोलना, उस पर भी स्ट्रेस वो लोग नहीं देते हैं। इसको समझने के लिए अब देखिए ऑर्थोग्राफी है। ग्राफी का मतलब क्या है? राइटिंग। हाँ, तो इसको जिस तरीके से लिखा जाता है उसका मतलब है ऑर्थोग्राफी। चलिए अब ये क्या है? THE सर कंटेंट पे साकिन आता है या हरकत? कंटेंट पे हरकत आती है, फंक्शन वर्ड पे साकिन आती है। यहाँ है साकिन, यहाँ है हरकत। चलिए तो द जो है, दी जो है, अब देखिए अगर इसको आप स्ट्रॉन्ग अंदाज में अगर आप प्रोनाउंस करना चाह रहे हैं, जैसे कंटेंट वर्ड पर प्रोनाउंस करते हैं तो कैसा है? देखिए दी, राइट। दी आप पूरे क्या बोलेंगे बिला तकल्लुफ इसको है ना अदा कर रहे हैं, दी पूरी तरीके से। अगर इसी को अगर आप वीक फॉर्म में करेंगे दी दी द, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है दी और दा में? सर हाँ, तो ये है स्ट्रॉन्ग और वीक फॉर्म का फर्क है और एग्जांपल से आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा और आगे चलूंगा, लेकिन कुछ और है आज। अच्छा, आज यहाँ पर खत्म हो गया है और आई थिंक हमारा टाइम भी 1 घंटे पार हो चुका है। चलिए तो आज ये जो कुछ बेसिक चीजें पेडागोजी से रिलेटेड थी जो मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा था वो हम लोग कर पाए हैं। और कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ सैंपल क्वेश्चंस आपके सामने है ना ऑन स्क्रीन उसको सॉल्व करूं और आपको समझाऊं। अगर उसके बावजूद भी, यानी ये 4-5 लेक्चर के बावजूद भी अगर कोई चीज़ आपके जहन में है जो आप उससे क्लैरिफाई करवा लेना चाहते हैं
तो बराए मेहरबानी उसको या तो हमारे यूट्यूब के वीडियो पे जो आप देख रहे हैं उस पर कमेंट कीजिए, या फिर है ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम पे, इस पे अगर आप हैं तो आप टेलीग्राम पे उसको है ना लिख के भेज दीजिए, और मैं उसको अगर देख लूँगा, अगर मौका मिला तो उसको इंशाल्लाह सॉल्व कर दूँगा।